Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का 5th वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इस फर्स्ट चैप्टर के हम 4 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पालमपुर के ओवरव्यू की और उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है कि वहाँ पे किस तरह से मोर क्रॉप उगाई जा सकती है सेम लैंड के ऊपर। इस तरह की चीजों को हमने डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर हम देखेंगे कि पालमपुर में जो लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, साथ ही साथ यहाँ के लेबर की बात करेंगे और जो भी पालमपुर में प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ खेती किस प्रकार से होती है, एक्स्ट्रा जो उगता है उसका क्या किया जाता है, कम उगता है तो क्या है, और इन सारी बातों की मार्केट में सामान बेचने से लेकर खेत में उगाने तक इन सारी चीजों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल रहने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए बिना कोई समय गए आज की इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं कि पालमपुर में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार है, यानी किसके पास ज्यादा लैंड है, किसके पास कम है। पालमपुर की 450 फैमिलीज में से किन लोगों के पास लैंड है और किन लोगों के पास लैंड है नहीं, इन सारी बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पालमपुर में जितने भी लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, हमने देखा कि मैक्सिमम लोग किसमें इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में, जिसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके सभी के पास लैंड नहीं है, यानी कि कुछ फैमिलीज ऐसी है पालमपुर में जो लैंडलेस है। जी हाँ, पालमपुर हैज लैंडलेस लेबरर्स और पीजेंट्स। पालमपुर में कुछ ऐसे लोग हैं जो खेती तो करते हैं लेकिन उनका खुद का जमीन नहीं है, खुद का लैंड नहीं है, यानी कि दूसरे के लैंड पर या तो पीजेंट या फिर लेबर के रूप में काम करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कितनी फैमिलीज के पास लैंड है, कितनी फैमिलीज के पास लैंड नहीं है, कितनी लैंड कितने एवरेज लोगों के पास है और ज्यादा लैंड किसके पास है, कम किसके पास है, इसी की बात हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यही हमने पढ़ा कि देयर इज नो सफिशिएंट लैंड फॉर ऑल हु इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर। पालमपुर विलेज में उन सभी के पास सफिशिएंट लैंड नहीं है जितने लोग इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। यही सिनेरियो आप कंपेयर कर लीजिए पूरे इंडिया से। तो जितने भी लोग पालमपुर में खेती करते हैं उन सभी के पास सफिशिएंट लैंड नहीं है। कुछ लोगों के पास इतनी लैंड है कि वो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोगों के पास इतनी लैंड है क्योंकि जरूरत के हिसाब से पूरा नहीं हो रहा है। यानी कुछ ऐसे पीपल भी हैं जिनके पास जरूरत से अधिक लैंड है, दे हैव इनफ, एंड सम पीपल हैव लेस, जिनके पास पर्याप्त नहीं है। तो कुछ ऐसी फैमिलीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। पालमपुर का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया गया है उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो ये बात तो क्लियर है आपको, हो गई होगी आपको क्लियरली कि पालमपुर में सभी के पास सेम लैंड नहीं है। ठीक, सबके पास तो लैंड है ही नहीं, कुछ ऐसे भी हैं। दूसरी बात कि जितनी भी फैमिलीज वहां पर रहती थी, हमने बात की थी 450 फैमिलीज की, तो जो 450 फैमिलीज यानी 450 450 परिवार रहते हैं पालमपुर में, उसमें से 150 फैमिलीज तो ऐसी हैं जो क्या है, लैंडलेस हैं, और उन 450 में के जो 150 निकाले हैं ऐसे फैमिलीज है जो क्या पूरी तरह से लैंडलेस। लैंडलेस का मतलब उनके पास कोई भी जमीन नहीं है, यानी कि ये 150 फैमिलीज के लोग जो हैं वो किसी दूसरे के खेत में लेबर का काम करते हैं, पीजेंट का काम करते हैं, वर्कर का काम करते हैं, यानी उनके पास खुद की जमीन नहीं है, यानी अपने खाने पीने के लिए क्या है, दूसरों के ऊपर निर्भर है, दूसरों के यहाँ इनको काम मिलता है। और ये जो 150 फैमिलीज है ना, इसमें से मोस्टली क्या है, दलित से। ये मोस्टली कौन है, दलित लोग हैं, यानी 450 में से 150 परिवार ऐसे हैं, 150 फैमिलीज ऐसी हैं जो क्या है, लैंडलेस है। और इन 150 जो फैमिलीज हैं इसमें से मोस्टली 80% तक लोग कौन है, हमारे दलित लोग ही हैं, यानी SC ST कास्ट के बैकवर्ड क्लास के जो पीपल हैं वही लोग हैं। और अगली हम बात करें तो बच गए 240 फैमिलीज, और जो हैं वो 240 फैमिलीज कल्टीवेट करती हैं स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे, यानी 150 परिवारों के पास तो जमीन ही नहीं है। और उसके बाद 240 परिवार जो ऐसे हैं, 240 फैमिलीज ऐसी हैं जो बहुत छोटे लैंड पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। दे कल्टीवेट ऑन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कुछ के पास खेती ही नहीं है, कुछ के पास है भी तो बहुत कम है। तो ये बात हमने की है। 150 फैमिलीज देयर इज नो लैंड, जीरो लैंड। 240 फैमिलीज दे हैव ऑन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, यानी लगभग उनके पास 2 हेक्टेयर से कम की खेती है, यानी इनके पास लैंड है भी तो बहुत कम है, और इतना कम है कि उससे सिर्फ अपने परिवार का पेट चला सकते हैं, यानी सिर्फ वो 2 टाइम का खाना जमा कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि ढेर सारा उग जा रहा है तो उसको ले जाके बाजार में बेच रहे हैं बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा भी नहीं हो पाता इनसे। कुछ ही लोग के पास एक्स्ट्रा है, बाकी सबके पास तो खाने पीने के लायक बस हो पाता है। अगला बात, दिस फैमिलीज आल्सो लुक फॉर एडिशनल वर्क, यानी इनका जो लैंड है पहले आपको बता दिया कि पर्याप्त नहीं है, इनके पास जमीन इतनी भरपूर नहीं है कि वो क्या कर सके, ढेर सारी खेती कर सके, ढेर सारा अनाज उगा सके जरूरत से ज्यादा। तो ये क्या करते हैं, खेती के अलावा भी कुछ दूसरा काम भी करते हैं ताकि इनका परिवार चल सके, यानी एडिशनल वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा जॉब कर सकते हैं। यानी जैसे कि कोई शॉप भी चला लेता है, साथ ही साथ खेती के साथ कोई डेयरी फार्मिंग करता है, कोई फैमिली का एक मेंबर जॉब करता है कहीं पर, तो कोई फैमिली खेती कर रहा है, घर का खेती संभाल रहा है। तो इन फैमिलीज को जिनके पास यानी 240 फैमिलीज जो हैं इनके पास 2 हेक्टेयर की ही लैंड है मिनिमम, यानी 2 हेक्टेयर से कम है, उससे ज्यादा नहीं है।
तो ये इनका जितना भी खेती है वो पर्याप्त नहीं है, इनसे इनका काम नहीं चल पाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस खेत के अलावा कुछ और एडिशनल वर्क भी करते हैं, ठीक। और बाकी के जो परिवार बच गए, 60 फैमिलीज ऐसी है, 60 परिवार, 150 और 240 को छोड़ के उसके बाद जो 60 फैमिलीज बच गई हैं, ये 60 फैमिलीज वो फैमिलीज हैं जो क्या करती हैं, 10 हेक्टेयर्स या उससे ज्यादा के लैंड पर खेती करती हैं। यानी ये हमारे पालमपुर विलेज के क्या है, रिच फैमिलीज हो जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा का है, यानी लगभग 10 हेक्टेयर तक की भी खेती कई लोग के पास, 2 से ज्यादा होगा, 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, जितना भी, यानी ये लोग रिच लोग की कैटेगरी में आते हैं ना। तो पालमपुर का हमने जो क्राइटेरिया देखा उसमें हमें पता चला कि पालमपुर में टोटल 450 फैमिलीज है। उन 450 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज तो ऐसी हैं जो लैंडलेस है, उनके पास खेत ही नहीं है, और वो मोस्टली कौन लोग हैं, दलित लोग हैं। उसके बाद हमने देखा कि 240 फैमिलीज तो ऐसी हैं जो क्या है, लैंड तो है उनके पास लेकिन लेस देन 2 हेक्टेयर्स, यानी वो 2 हेक्टेयर से कम लैंड पे क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो ये 2 हेक्टेयर का लैंड जो है या उससे कम लैंड इनके पास है, जिसकी वजह से इनका परिवार का पूरा खर्चा चल नहीं पाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, फैमिली के सर्वाइवल के लिए खेती के अलावा कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं। यानी खेती करने के साथ दूसरी जॉब भी करते हैं, दुकान चलाते होंगे, डेयरी फार्मिंग करते हो, कहीं पर जॉब करते होंगे, ताकि परिवार को सर्वाइव कर सकें। और फिर बच गई जो फैमिलीज, 60 फैमिलीज जो ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा का लैंड है, यानी ये इनके पास जरूरत से ज्यादा लैंड होता है, यानी बहुत सारा अनाज उगाने के बाद एक्स्ट्रा अनाज भी उगा लेते हैं जो बेच के पैसा और कमा पाते हैं। यानी रिच फैमिलीज की कैटेगरी में, अपर क्लास की कैटेगरी में आती हैं कौन सी फैमिली, ये 60 फैमिलीज हैं, ठीक। और इनमें से कुछ तो ऐसे इन 60 फैमिलीज में से जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा, यानी कुछ बहुत ही अमीर है गाँव के लोग, है ना, गाँव के जो अमीर लोग होते हैं वो इनमें से कुछ शामिल है 60 फैमिलीज में से। तो ये हमने बात की है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर में कैसा है। तो पालमपुर का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से क्लियर है। हमारी जो 450 फैमिलीज है, 450 में से 150 फैमिलीज लैंडलेस, मोस्टली दलित, 240 फैमिलीज लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, एंड 60 फैमिलीज हैव लैंड मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, एंड few of them work or cultivates on मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, है ना। तो इस तरह से पूरा हमने क्राइटेरिया पढ़ा है किसका, पालमपुर विलेज का। तो ये है लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन पालमपुर विलेज में। अब हम बढ़ते हैं कि फार्म लेबर कैसे, यहाँ पर लेबरशिप कैसे चलती है, यहाँ पे लेबर्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया, उसकी हम बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द फार्म लेबर। जी हाँ, फार्म लेबर के बारे में बात करने वाले हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में फार्म लेबर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी हाँ, खेती में जो भी प्रोड्यूस करना है उसके लिए हमें लेबर्स की आवश्यकता होती है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कौन, लेबर। जी हाँ, तो आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक। आगे हम बात करते हैं लेबर की कंडीशन कैसी है पालमपुर में, क्या उनका एम्प्लॉयमेंट है, कैसे वो हायर करते हैं, कौन लोग लेबर होते हैं और उनको कब हायर किया जाता है, क्या उनको बेसिस पे मील मिलता है, खाना मिलता है, लेबर क्या है, सब चार्ट हम देखते हैं। तो सम स्मॉल फार्मर्स डू एडिशनल वर्क टू फीड देयर फैमिलीज। जो भी छोटे किसान होते हैं, हमने पहले बताया कि उनके पास लैंड कम है 2 हेक्टेयर से, यानी कि उनके पास जो जमीन है उससे वो भरपूर अनाज नहीं उगा पाते अपने फैमिली को चलाने के लिए। तो वो क्या करते हैं, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, इन ऑर्डर टू फीड देयर फैमिलीज, दे डू सम एडिशनल वर्क, एक्स्ट्रा वर्क। वो कुछ अलग काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं खेती के अलावा भी, यानी खेती वाला काम तो करते हैं, साथ साथ एक्स्ट्रा जॉब भी करते हैं ना, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, ज्यादा पैसा कमा सके और अपनी फैमिली को फीड कर सके, उन्हें भोजन खिला सके। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन द फील्ड्स, है ना। क्या होता है, जो बड़े किसान होते हैं और मीडियम किसान होते हैं वो अपने यहाँ खेतों में काम करने के लिए छोटे किसान को काम पर रखते हैं। दे हायर स्मॉल फार्मर्स, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर लेबरर्स, लैंड लेबरर्स इन ऑर्डर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। जो भी किसान होता है अपने मजदूर रखता है काम करने के लिए खेत में, है ना। जो भी मीडियम किसान होते हैं और लार्ज किसान होते हैं काम करने के लिए मजदूर रखता है खेत में। फिर इन मजदूरों को क्या देता है, पेमेंट देता है, या फिर वो उन्हें 2 टाइम का खाना देता है, साथ पेमेंट भी देता है। कुछ इस तरह का वर्किंग होता है जिसमें फार्म वाले सिस्टम। फार्म लेबरर्स आर मोस्टली लैंडलेस लेबरर्स, और मजदूरी करने दूसरे खेत में वही जाता है जिसके यहाँ खुद क्या हो, खेत ना हो। तो मोस्टली जो फार्म लेबरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास खुद का खेत तो आप क्या करेंगे, अपने खेत में काम करेंगे ना। लेकिन अगर आपके पास अपना खेत नहीं है या फिर आपके पास बहुत ही कम खेत है तो आप क्या करोगे, दूसरे खेत में भी वर्क करोगे, ताकि क्या हो सके, आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके। तो सेम वर्क कौन करता है, पालमपुर के फार्मर्स, पालमपुर के लेबरर्स करते हैं, स्मॉल फार्मर्स करते हैं और लेबरर्स करते हैं। लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ऑन क्रॉप, दे आर पेड कैश। देखिए, जैसे कि फार्मर जो होता है, किसान होता है, उसके खेत की क्रॉप पर उसका हक होता है क्योंकि वो खेत उसका है। लेकिन लेबर वाले फील्ड में ऐसा नहीं होता।
खेत किसी और का है, उस पे लेबर का कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो अपनी मेहनत से फसल उगा रहा है, लेकिन फसल उसकी नहीं है, उसको तो सिर्फ पेमेंट मिलेगा मंथली या फिर डेली वेज मिलेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है उस पूरे जो क्रॉप उगी है उस खेत के ऊपर। जी हाँ, तो जो भी क्रॉप उगती है खेत में, लेबर्स का उस क्रॉप के ऊपर राइट नहीं रहता। उस क्रॉप के ऊपर राइट किसका है? जिसका वो खेत है। लैंड ऑनर हैव द राइट ओवर क्रॉप्स। तो फसल का मालिक कौन हुआ? लैंड ओनर, कल्टीवेटर, ना कि लेबर्स और पीजेंट्स। यानी पूरी मेहनत लेबर्स और पीजेंट की, और उन्हें सिर्फ क्या मिलता है? मंथली या वीकली या फिर डेली बेसिस पे उनको पेमेंट मिलता है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है उनके क्रॉप के राइट से। समटाइम्स दे गेट मिल्स आल्सो। तो कई जो क्रॉप उगाते हैं, जो भी लेबरर्स हैं, या तो उन्हें कैश पेमेंट मिलता है, या फिर उन्हें क्या होता है मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है, या फिर उनको डेली बेसिस पे भी मजदूरी मिल जाती है। और कुछ को फार्मर्स को कभी कभी मिल्स, खाना भी मिल जाता है, दोपहर में नाश्ता वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ मिल जाता है, ताकि वो लोग क्या करते हैं? अपना वर्क जारी रख सकें। तो ये सभी को नहीं होता, कभी कभी होता है, कुछ ही जगहों पर ये एरिया वाइज, रीजन वाइज बदलते रहता है। और हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो इसमें बहुत वेरिएशन है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। किसमें? एम्प्लॉयमेंट में। जैसा एरिया होता है, जैसी कंडीशन होती है, जिस तरह का रीजन होता है, जिस तरह की क्रॉप होती है, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर ईयरली क्रॉप लगी है तो साल भर एम्प्लॉयमेंट है, अगर क्रॉप सीजनल लगा है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट सीजन वाइज मिलेगा। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट भी आते रहते हैं, लेबर्स को अनएम्प्लॉयमेंट का भी सामना करना पड़ता है। तो हमने पढ़ा कि फार्म लेबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनके एम्प्लॉयमेंट में वेरिएशन आता है, यानी उनको साल भर जॉब नहीं मिलती, यानी रोज उनको खेत में काम नहीं मिलता। कई बार अगर कल्टीवेटर खेत में काम नहीं होता तो लेबर्स को वापस घर भेज देता है कि नहीं, आज जरूरत नहीं मजदूर की, आप जा सकते हैं। या जरूरत से ज्यादा मजदूर होते कई बार, तो वो कम ही मजदूर रखता है, बाकी को वापस कर देता है घर पे, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इसमें बहुत कॉमन है। ठीक, तो पालमपुर में भी ये होता है, ऑल ओवर इंडिया में भी ऐसा ही होता है, एग्रीकल्चर में भी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। ठीक, और जो भी यहाँ पर वर्क चल रहा है उसमें वेरिएशन बहुत है, यानी सीजन वाइज वेरिएशन, क्रॉप वाइज वेरिएशन, इन सब कामों में वेरिएशन बहुत दिखाई देता है हमें एग्रीकल्चर में। सेम पालमपुर में भी हो रहा है, एज इट इज इंडिया में भी हो रहा है। तो ये पालमपुर की कंडीशन हमें समझा के पूरे इंडिया की कंडीशन को दिखाया जा रहा है। ठीक, और इसे हमने शुरुआत में पढ़ा कि जो फार्म लेबर होते हैं वो क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। याद रखिए, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बिना लेबर के पॉसिबल है ही नहीं। हम कितने भी एडवांस टूल्स मशीन लगा लें, हमें लेबर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। यानी लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इतना हमें ध्यान रखना है। हमने बात जानी कि फार्म लेबर की कंडीशन कैसी है। हमने देखा कि जो भी फैमिलीज हैं, स्मॉल फैमिली, स्मॉल लेबर जो हैं, जो भी स्मॉल फार्मर्स हैं, वो अपने फैमिली को फीड नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्लॉट पे खेती करके। तो वो क्या करते हैं? कुछ एडिशनल वर्क करते हैं। तो वे एडिशनल वर्क कहाँ करते हैं? वो एज ए पीजेंट या लेबर दूसरों के खेत में मजदूरी करते हैं। तो उन्हें जॉब कौन देता है? मीडियम फार्मर्स या फिर लार्ज फार्मर्स। मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स अपने खेतों में काम करने के लिए लेबरर्स हायर करते हैं, यानी मजदूरों को हायर करते हैं। ठीक है, वो उन्हें काम देते हैं, और उन्हें क्या मिलता है? कैश पेड होता है, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस या फिर डेली बेसिस पे भी वर्क होता है। साथ साथ इन्हें कैश के साथ साथ कभी कभी खाना भी मिल जाता है, और कभी कभी तो उन्हें क्रॉप्स, यानी काम करने के बदले में दूसरी ग्रेन्स या क्रॉप्स ही मिल जाती हैं इन्हें, फूड ग्रेन्स, है ना। तो इसी से काम चलाना पड़ता है। इन सब में बहुत वेरिएशन है, एरिया वाइज, रीजन वाइज, क्रॉप वाइज, सीजन वाइज वेरिएशन होता है। साथ ही साथ इनके जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें भी वेरिएशन है। साल भर इन्हें काम नहीं मिलता है, कई बार कुछ ही सीजन वाइज क्रॉप में काम मिलता है, या फिर ये बाकी समय अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं। और तो और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी लेबर्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। और हमें याद रखना है कि जैसे खेत की क्रॉप पर हुआ फार्मर का हक होता है, वैसे लेबर्स का हक नहीं होता क्रॉप के ऊपर, लेबर का हक नहीं होता है। जिसका खेत है वो उस क्रॉप का क्या होता है? राइट रखता है, वो उसका मालिक होता है। यानी कल्टीवेटर्स हैव द राइट ऑफ क्रॉप बट लेबर्स डू नॉट हैव, बिकॉज दे आर वर्किंग सम वन अदर्स फील्ड। वो दूसरे खेत में काम कर रहे हैं ना, तो क्रॉप किसकी होगी? जिसका खेत है, लाकी लेबर्स की। तो इतनी हमने बात जानी है फार्म लेबर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है कि जो कैपिटल नीडेड है फार्मिंग में, यानी खेती करने में जो पैसा लगता है, वो किस प्रकार से लाते हैं पालमपुर के किसान, और ऑल ओवर इंडिया का भी इसी से हम कंपेयर कर लेंगे। और साथ ही साथ जो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, यानी खेत में जो जरूरत से ज्यादा उग जाता है, यानी हमें खाने के लिए 100 किलो गेहूं चाहिए, तो अगर मान लीजिए 150 केजी गेहूं आ गया तो हम 100 केजी तो रख लेंगे, बाकी 50 केजी का क्या करेंगे? उसे बेचेंगे कहाँ, किस प्रकार से? इन्हीं सब बातों को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, खेती करने के लिए जो पैसा जरूरत पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। जी हाँ, खेती करने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है। यानी जैसे हमें इरिगेशन करना है तो क्या चाहिए होगा? हमें मोटर पंप खरीदना होगा, जनरेटर, टरबाइन खरीदना होगा, कुआं खुदाना होगा,
है ना, पाइप्स की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, खेत में अनाज लगाना है तो हमें चाहिए होंगे बीज, ग्रेन्स चाहिए होंगे, दुकान से ग्रेन्स खरीदना होगा, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने होंगे, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड खरीदना होगा, हमें खेत में लेबर हायर करने के लिए उन्हें पेमेंट देने पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल यानी कि पैसा होना चाहिए। तो क्या होता है, जो भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, बिग फार्मर्स या फिर मीडियम फार्मर्स से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, उधार लेते हैं ना। और इस तरह के उधार पे या फिर कभी कभी ये मनी लेंडर से भी लेते हैं ना, पैसा देने वाला जो साहूकार होता है गांव में, वो क्या करता है, इन्हें इन छोटे किसानों को पैसा देता है उधार। फिर क्या करते हैं, उस पैसे से बीज खरीदते हैं, लेबर लाते हैं, सारा काम खेत में कराते हैं, फिर जब फसल बन जाती है तो फसल बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उससे अपना लोन चुका देते हैं। तो इस तरह के लोन पे इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा इनसे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाता है किसानों से, स्मॉल फार्मर से। बट जो मीडियम फार्मर्स, जो लार्ज फार्मर्स हैं, मीडियम और लार्ज, वो फार्मर्स क्या करते हैं, उनके पास पहले से खुद का सेविंग होता है, उनके पास इतना ज्यादा खेत है कि उनके खेत में बहुत सारा अनाज उगता है और उस अनाज को बेच के जो भी पैसा रखते हैं वो सेव रखते हैं, ताकि उससे क्या करे, वो अगले साल के लिए पैसा बचा कर रहे खेती करने के लिए। तो उनके पास खुद की सेविंग्स होती है पर्सनल। जबकि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास खुद की सेविंग नहीं होती, क्योंकि उनके खेत में इतना नहीं उगा था कि वो बेच के बहुत सारा पैसा जमा कर लें। तो वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, किनसे, मनी लेंडर से, कभी कभी बिग फार्मर्स और मीडियम फार्मर से भी लोन लेते हैं। और इस तरह के लोन पे इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो सबसे जरूरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि खेती करते के वक्त हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। वी नीड रिक्वायर्स कैपिटल, हमने पढ़ा भी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में कि हमें खेती करने के लिए शुरुआत में क्या चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। किस लिए चाहिए कैपिटल, ताकि हम एग्रीकल्चर टूल्स खरीद सकें, ग्रेन्स खरीद सकें, फर्टिलाइजर खरीद सकें, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीद सकें, लेबर को हम पेमेंट दे सकें, उसको ना, उसको वेजेस, उसकी मजदूरी दे सकें, इतना सब हम कर सकें ग्रेन्स खरीदने वगैरह के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, खेती शुरुआत कर सकते हैं। तो अब ये पैसा आएगा कहाँ से, मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर पर खुद की पहले से सेविंग होती है, तो उनको तो पैसा कहीं से उधार नहीं लेना पड़ता। जबकि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, पैसा उधार लेना पड़ता है, कभी कभी मनी लेंडर से, और कभी कभी वो मीडियम फार्मर से, बिग फार्मर से भी उधार लेते हैं। तो ये हो गया, हम बात कर ली हमने कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग की, ठीक, इसकी बात तो हो गई है। अब हम बात करते हैं सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, है ना, सेल ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस है, एक्स्ट्रा बोल सकते हैं आप इसको, एक्स्ट्रा, सेल मतलब बेचना। तो क्या होता है, कुछ किसान पालमपुर में ऐसे भी हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा उगता है। जैसे हमने बताया कि अगर किसी को 100 केजी गेहूं चाहिए खाने के लिए, लेकिन उसके खेत में 150 केजी होता है, तो क्या करेगा, 100 केजी खेती के लिए रख लेगा और 50 केजी क्या करेगा, बाजार में बेच देगा। फिर बेचने के बाद क्या मिलेगा, उससे एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। बड़े किसान क्या करते हैं, जो भी उनके पास बचता है एक्स्ट्रा वो बेच देते हैं और उस बेचे हुए में से पैसा कमा लेते हैं। और कुछ तो किसान ऐसे भी होते हैं, बड़े किसान, या क्या करते हैं, अपने खेत में जितना भी अनाज उगा है उसमें से कुछ अनाज बचा लेते हैं, ताकि वो अगले साल उसको क्या कर सके, बीज के रूप में इस्तेमाल कर सके, या फिर वो शॉपकीपर्स को बेच देते हैं, शॉपकीपर खरीद लेता है। तो ये सारी चीजें होते हैं जो कौन करता है, फार्मर्स करते हैं। तो सरप्लस प्रोडक्ट्स का सेल कैसे हो, जैसे माने खेत में किसी ने शुगर केन लगाया, तो शुगर केन से क्या बनेगा, जैगरी, गुड़ बनेगा। तो वो कहाँ बेचने जाएंगे, पास के टाउन्स, कहाँ जा सकते हैं, हमारे रायगंज या फिर शाहपुर में जा सकते हैं बेचने, पास के बड़े विलेज में या फिर पास के स्मॉल टाउन में, शाहपुर या फिर रायगंज में जा सकते हैं उस सरप्लस प्रोडक्ट को बेचने। या फिर किसी ने डेयरी फार्मिंग खोली है तो एक्स्ट्रा हो रहा है, खेत में तो उगाया है, डेयरी फार्मिंग भी किया उसने, तो क्या कर सकता है, अपना प्रोडक्ट बेचने बाहर गाँव में या टाउन में जा सकता है। यानी पास के मार्केट में, टाउन के मार्केट में या फिर बड़े विलेज के मार्केट में जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्ट हुआ है वो क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। जिसका भी ये सरप्लस प्रोडक्ट तब बेचा जाता है जब जरूरत से अधिक उगे। जो स्मॉल फार्मर्स जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है उनके पास तो जरूरत से ज्यादा है ही नहीं सरप्लस, क्योंकि वो खाने को ही नहीं पुर रहा है पहले, है ना, पहले कमी पड़ रही है खाने को, तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। तो बेचने का तो सवाल ही नहीं आता, उनको तो खरीदना पड़ता है। तो लेकिन जो मीडियम फार्मर्स और बिग फार्मर्स हैं उनके पास ढेर सारा पैसा है, ढेर सारी खेती है, तो वो अनाज बेच देते हैं ताकि वो क्या कर सकें, उस सरप्लस को बेच के जरा पैसा कमा सके और सेविंग्स कर सकें। तो ये बात हो गई किसकी, कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग की और सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स की। अब हम बात करें हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितनी भी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, ये सारी की सारी फार्म एक्टिविटीज थी कहाँ पर, पालमपुर की। अब हम बात करेंगे कि जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है पालमपुर में वो कैसे परफॉर्म होती है, कौन कौन सी परफॉर्म होती है। तो हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज जो पालमपुर में होती है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पालमपुर एक ऐसा विलेज है जहां पर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फार्मिंग वाली एक्टिविटी करते हैं। सिर्फ 25% लोग ही ऐसे हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या है, इन्वॉल्व है, यानी 25% पीपल आर इन्वॉल्व इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। किस प्रकार की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, यानी कोई डेयरी चलाता है, दूध का प्रोडक्शन करता है ना। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कोई मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करता है, कुछ कुछ चीजें बनाई जाती होंगी,
पतंग हो गया, अगरबत्ती हो गया, छोटी छोटी मेटालिक चीजें जो भी ऐसी होंगी, लोहार की दुकान हो गया, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पर भी होता है। साथ ही साथ ट्रेडर्स व्यापार होता है, खरीदना बेचना, सामान का खरीदना बेचना, है ना, इन ट्रेडर्स भी चलते हैं। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सेक्टर है कहाँ पर, पालमपुर में। इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। तो अभी हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि इस तरह की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है कहाँ पर, पालमपुर में। पालमपुर में सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जबकि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ रूरल एरियाज में ऐसे लोग होते हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से हम सिनेरियो कंपेयर कर सकते हैं पालमपुर का, साथ ही साथ पूरे इंडिया का। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि फार्मिंग वाली एक्टिविटीज के साथ साथ पालमपुर में क्या होता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को भी परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये सारे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है क्या है, बहुत ही क्वाइट स्मॉल अमाउंट में, यानी कुछ ही लोग क्या करते होंगे, डेयरी फार्मिंग, कुछ ही लोग क्या करते होंगे, बहुत कम लोग ही स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत कम लोग ही ट्रेडर्स चलाते होंगे, और बहुत कम लोग ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट इन सब में बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सेक्टर बन रहा है कहाँ पर, पालमपुर में। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज चल रही हैं, इन्हीं एक्टिविटीज के सहारे पालमपुर के जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने फैमिली को सर्वाइव कर पा रहे हैं। दे आर एबल टू फीड देयर फैमिलीज ड्यू टू दिस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, एंड दिस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर क्वाइट स्मॉल because the number of people involved in these non farming activities are very less, है ना, बहुत कम लोग ही इस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ज्यादा लोग तो क्या करते हैं, खेती करते हैं, वो तो फार्मिंग वाले एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में पालमपुर में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पालमपुर के नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की। सबसे पहले हम बात करेंगे डेयरी वाले एक्टिविटी की। जी हाँ, डेयरी फार्मिंग में कैसे लोग इन्वॉल्व है, किस प्रकार से परफॉर्म होती है। सो स्टूडेंट्स, हम पालमपुर के सबसे पहले नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो कि है डेयरी फार्मिंग, उसकी बात करने वाले हैं। जी हाँ, डेयरी इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी इन पालमपुर आफ्टर द फार्मिंग। पालमपुर में फार्मिंग के अलावा जो दूसरी सबसे फेमस कोई एक्टिविटी है तो वो कौन सी है, डेयरी है, जो कि क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। तो डेयरी बहुत ज्यादा लोग करते हैं, मतलब करते तो कम ही है कंपेयर फार्मिंग में, लेकिन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में जो सारी एक्टिविटीज हैं उसमें से सबसे ज्यादा काम कौन सा होता है, डेयरी फार्मिंग का ही, ज्यादातर लोग यही करते हैं। ठीक, आफ्टर फार्मिंग डेयरी इज द मोस्ट कॉमन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। दूसरी बात, पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन ग्रास, है ना, जो भी वहाँ के लोग हैं वो अपने गाय भैंसों को क्या करते हैं, खाना जो भी खिलाते हैं, किस लोग घास खिलाते हैं, ज्वार बाजरा, है ना, इस तरह की जो घास उगती है रेनी सीजन में, उसी घास पर अपने बफेलोज को फीड करते हैं, और बाकी टाइम खेत के अनाज से बचा हुआ रेसिडुअल, यानी जो भी अनाज का बच गया, भूसा वगैरह, ये सब खिलाते हैं, ताकि उनके जो एनिमल्स हैं, पेट एनिमल, जैसे कि उन्हें गाय भैंस जो भी पाली हैं, वो उनको फीड मिल सके, उनको खाना मिल सके, और वो प्रॉपर मिल्क दे सके। तो बाद में जो इन्हें खाना मिलता है, शुरुआत में रेनी सीजन में तो इन्हें क्या मिलता है, घास खाने मिलती है, हरी घास, जो कि ज्वार बाजरा राइस ये भी होता है। साथ ही साथ खेतों में जो घास उगाई जाती है, मिल जाती है ग्रास लैंड पे, उन घासों से इन्हें फीड किया जाता है। या फिर कई लोग इसे चराने भी जाते हैं ना, ग्रेजिंग के लिए भी लेकर जाते हैं अपने पशु को झुंड में, आपने देखा होगा अक्सर गाँव में ऐसा होता है। और उसके बाद जो मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है, उस प्रोड्यूस्ड मिल्क को कहाँ ले जाकर बेचते हैं, पास के जो बिग विलेज है रायगंज, वहां बेचा जाता है। द प्रोड्यूस्ड मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। कुछ लोग क्या करते हैं, पास के ही रायगंज में, जो बड़ा गांव है हमारे किसके, पालमपुर के पास जो बड़ा गांव है रायगंज, वहां पर ले जाकर ये मिल्क बेचा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या चाहते हैं कि उनका मिल्क और दूसरी जगह जाए। सभी लोग तो रायगंज में नहीं बेच सकते, तो कुछ लोग बाहर ही बेचना चाहते हैं। तो बाहर दूर तक भेजने के लिए क्या होता है, मिल्क को ठंडा करके रखना पड़ता है। तो क्या होता है, पालमपुर में 2 ट्रेडर सेंटर्स हैं, 2 लोग ऐसे हैं व्यापारी लोग जिनके पास दूध ठंडा करके दूर तक भेजने की फैसिलिटी है। तो 2 ट्रेडर्स ऑफ कलेक्शन कम चिलिंग मिल्क, है ना, कलेक्शन कम चिलिंग मतलब वो दूध इकट्ठा करके उसे ठंडा करके दूसरे सिटीज तक भेजा जाता है, या फिर दूसरे टाउन तक भेजा जाता है जो दूर है, ताकि दूध खराब ना हो। और जिन लोगों को वहां तक भेजना है, जिनको ज्यादा दाम मिलता है, वो यहाँ पर आते हैं, इन ट्रेडर्स का पास से क्या करते हैं, अपना दूध चिलिंग करवाते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर वो ट्रेडर्स वहां से भेज देते हैं, ट्रेडर्स उनसे चार्ज ले लेते हैं, और इस तरह से कुछ फार्मर्स का मिल्क दूर तक भी जाता है, उन्हें एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। तो ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही है किसे, पालमपुर में, नॉन फार्मिंग जो डेयरी एक्टिविटी है उसमें। तो याद रखिएगा, सबसे मोस्ट कॉमन एक्टिविटी जो है कहां पर, पालमपुर में, वो है फार्मिंग। और फार्मिंग के बाद कोई दूसरी सबसे मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है तो वो क्या है, डेयरी फार्मिंग, जो कि क्या है, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। तो ये हमने बात कर ली डेयरी फार्मिंग की। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की। पालमपुर में डेयरी फार्मिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी की जाती है। जी हाँ, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्म होती है कहाँ पर, पालमपुर में। ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, डेयरी फार्मिंग की तरह ये भी क्या है, एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। ये भी परफॉर्म होती है कहाँ पर, हमारे पालमपुर के विलेज में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें बहुत ही कम लोग इन्वॉल्व हैं। डेयरी फार्मिंग में तो ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन इस
एक्टिविटी में, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में वेरी लेस पीपल, वेरी फ्यू पीपल ऑफ इन्वॉल्व, लेस देन 50 पीपल है, 50 से भी कम लोग इसमें क्या है इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में। और ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी बड़ी चीजें बनाई जा रही हैं, लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे, साथ ही साथ इसमें कोई बड़ी मशीनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है यहाँ पर वो क्या हो रही है, बहुत ही स्मॉल स्केल पर ध्यान रखना है आपको। इसमें लेस देन 50 पीपल भी इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ ये कैसे की जाती है, स्मॉल स्केल पर, इट इज डन इन स्मॉल स्केल। बड़े पैमाने पे बहुत ढेर सारा प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, बहुत ही लेस प्रोडक्शन किया जाता है। और तो और इसमें जो भी परफॉर्म किया जा रहा है, जो भी एक्टिविटी चल रही है मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी बनाने का काम है, ये सब अधिकतर तो फैमिली मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। मोस्टली द मैन्युफैक्चरिंग वर्क इज कैरिड आउट एट होम विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। घर पर ही बनाते हैं, बड़ी सी फैक्ट्री बनाने का तो पैसा नहीं है, कुछ एक पैसा नहीं है, इसलिए नॉन फार्मिंग कर रहे हैं ना, तो अपने घर में ही छोटे से एक कमरे में कोने में क्या किया जाता है, आंगन में ही मैन्युफैक्चरिंग का काम चलते रहता है। इसमें अधिकतर फैमिली मेंबर्स ही हेल्प करते हैं, वही लेबर होते हैं। लेबर तो ज्यादा हायर किए नहीं जाते, कभी कभी रेयरली लेबर्स आर हायर्ड, कभी कभी हार्ड काम या स्किल वाला कुछ गुण रहा तो किसी किसी लेबर को हायर किया जाता है, और बहुत कभी कभी जैसे सामान लोड करना हो, इस तरह के कामों को लिए लेबर्स हायर किए जाते हैं, नहीं तो लेबर हायर नहीं किए जाते हैं। तो हमें ध्यान क्या रखना है, डेयरी फार्मिंग के बाद दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है, लेकिन ये बहुत ही कम, लेस अमाउंट में होती है। इसमें जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं बहुत ही लेस है, लेस देन 50 पीपल आर इन्वॉल्व इन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। और इसमें जो भी एक्टिविटीज है वो किसके मदद से की जा रही है, विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर एट होम, घर पर ही की जाती है। ठीक, और साथ ही साथ इसमें कभी लेबर हायर किए जाते हैं, बहुत कम, रेयरली ऐसा होगा कि लेबर हायर किए जाएंगे। तो ये हमने बात की है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। अब हम बात करें ट्रेडर्स की और ट्रांसपोर्ट की। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे बचे हुए दो आखिरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की, जो कि है ट्रेडर्स और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, पालमपुर में ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्ट जैसी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं वो भी परफॉर्म की जाती हैं। ट्रेडर्स मतलब व्यापार करना। कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं। जी हाँ, ये क्या करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। फार्मर से कुछ गुड्स लेते हैं और उन्हें बदले में कुछ और गुड दे देते हैं या फिर कैश भी दे देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शॉप्स खोल के बैठे हैं ना, कुछ स्मॉल शॉप भी चलाते हैं, जिनका घर बस स्टॉप के पास है, रोड की तरफ है। वो लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं और ईटेबल्स, खाने की चीजें, ठेले ऐसा कुछ खोला है, कुछ चॉकलेट्स वगैरह, कुछ भी ऐसा जो ईटेबल्स है, खाने के लायक है, उस तरह की छोटी दुकान बनाई जाती है और लगा के बैठे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। पालमपुर जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऑल वेदर रोड है या ऑल सीजन रोड है, यानी पक्का रोड है, जो इसे कहाँ से जोड़ता है, रायगंज और शाहपुर से जोड़ता है। तो इस रोड पर, इस ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है, ऑल टाइप्स के व्हीकल्स रन करते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, बस हो गई है ना, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बुलक कार्ट भी है ना, बैलगाड़ी भी चलती है। तो इस तरह के व्हीकल्स इन पर रन करते हैं और इन व्हीकल से न सिर्फ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है बल्कि पीपल का भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। जो भी फार्मर हैं वो अपने खेत का प्रोडक्ट, सरप्लस प्रोडक्ट अगर उन्हें बेचना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास के विलेज रायगंज या फिर पास के टाउन शाहपुर में बेच सकते हैं, वहाँ के मार्केट में बेच सकते हैं। तो क्या होता है, किसान को ज़्यादा दूर भटकना नहीं पड़ता है, उनका प्रोडक्ट बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या हो जाता है, सेल हो जाता है, मार्केट तक पहुँच जाता है, तो उन्हें अच्छा फायदा मिलता है। ये सारा चीज जो परफॉर्म हो रहा है कहाँ पर, पालमपुर में। पालमपुर में जो भी ट्रेडर्स लोग हैं वो क्या करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो छोटे शॉप्स खोलकर बैठे हैं। इन स्मॉल शॉप्स में क्या छोटी मोटी चीजें, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, किराना, राशन वगैरह की दुकानें हैं, जिसमें कुछ जनरल स्टोर भी शामिल है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका घर बस स्टॉप के पास है, जो रोड्स पर जिनका घर है या पब्लिक प्लेस जैसी कुछ जगह पर उनका घर है, तो वो क्या करते हैं, वहां पर छोटी सी शॉप खोलते हैं ताकि उन शॉप्स में क्या बेचा जा सके, ईटेबल यानी खाने की चीज, यानी खाद्य पदार्थ बेचे जा सकें और इससे उनको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। पालमपुर का जो रोड है वो क्या है, ऑल वेदर रोड है, ये हमने पढ़ा। ऑल वेदर रोड है मतलब पक्का रोड है, सभी सीजन में काम आता है। तो यहाँ पर ऑल टाइप्स के व्हीकल रन करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स, बुलक कार्ट, रिक्शा, है ना, जीप, बस, इस तरह की चीजें, ट्रक्स वगैरह भी चलते हैं। तो ये शाहपुर से लेकर रायगंज और पालमपुर के बीच में रन करते हैं और इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का एज वेल एज पीपल का भी। तो पीपल का ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ट्रेडर्स के थ्रू। जो भी मार्केट में सरप्लस प्रोडक्ट बेचना है किसी फार्मर को, मीडियम फार्मर को या फिर लार्ज फार्मर को, वो इसी ट्रांसपोर्टेशन रोड का इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, प्रोडक्ट बेचता है और क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। तो ये सारी बातें जो हमने देखी है कहाँ पर होती हैं, सबके सब पालमपुर में होती हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं कि जो भी हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा डेयरी फार्मिंग, फिर हमने पढ़ा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही साथ ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हमने देखा कि जो फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में बहुत कम लोग ही, स्मॉल स्केल पीपल ही क्या है, इन्वॉल्व हैं। वेरी
few people are involved in, about 25% people of पालमपुर are involved in non farming activities। और इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में सबसे फेमस क्या है, डेयरी, जिसमें 50 से भी कम लोग इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ इन्वॉल्व 50 से कम नहीं, इसमें इन्वॉल्व है, बस मैन्युफैक्चरिंग में 50 से कम है, जबकि डेयरी में 50 से ज़्यादा, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं कि फार्मिंग जैसा हो जाए, ठीक है। और इससे क्या होता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज से एडिशनल वर्क होता है और अपनी फैमिली को फीड करने के लिए स्मॉल फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाती है, ताकि वो इस इनकम को कहाँ खर्च कर सके, खेती में और दूसरे चीज़ों में। तो पालमपुर को पूरा पढ़ने के बाद हमें कंक्लूजन मिलता है कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, जिसका हम स्टोरी पढ़कर पूरे इंडिया के विलेज रूरल एरिया की कंडीशन को जान सकते हैं। हमें कुछ ऐसे फैसिलिटीज जो पालमपुर में है वो डेवलप करनी पड़ेंगी ऑल ओवर इंडिया के विलेजेस में, और जो फैसिलिटीज पालमपुर में नहीं है वो भी हमें डेवलप करनी पड़ेगी। तो इतना सर हमने बैकग्राउंड देखा, हिस्ट्री जानी, सोशल, कल्चर, लैंड डिवीजन, लेबर, सब कुछ हमने पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा, प्रोडक्शन का, सारी चीजें हमने पढ़ी। और तो और खेती में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, लैंड को कैसे इंक्रीज करना है, ये सारी बातें हमने पढ़ी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। जी हाँ, ये हमारे चैप्टर का आखिरी वीडियो लेक्चर था। आज हमारे 5वां वीडियो लेक्चर इस इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को यहीं एंड करता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। यदि कोई आपको डाउट है तो आप सारे वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक 5 वीडियो फिर से देखिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। और कोई डाउट है तो कमेंट करिए, हम हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, चैनल का जो रेड बटन है सब्सक्राइब वाला उसे क्लिक कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आप तक तुरंत वीडियो पहुंच जाएगी। और इस चैप्टर का असाइनमेंट आप तक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर के टेस्ट की भी तैयारी कर लीजिए, 2 दिन बाद इसका टेस्ट का तैयारी भी होगा। साथ ही साथ इसके आप नोट्स पूरे एक साथ सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए, 5 वीडियोस के नोट जो हैं आप कलेक्ट करके एक साथ सीक्वेंस वाइज में लिख लीजिए। तो इस तरह से आपको टेस्ट के लिए पेपर करने में आसानी होगा। तो तब तक के लिए देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।